सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम रूबरू में आज हम हाजिर है शहर मालेगांव के एसपी जनाब हर्ष पोद्दार साहब के साथ में। जैसा कि आप तमामी व्यूअर्स जानते हैं, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल क्रिएट किया गया है स्टूडेंट्स की गाइडलाइन के लिए, और ये हमारे शहर की खुशनसीबी है कि एक ऐसा ऑफिसर हमारे यहाँ मौजूद है जिन्होंने 1 साल के अरसे में यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया। तो आज हम आपको हर्ष पोद्दार साहब के ज़रिए से यूपीएससी एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटेजी बताना चाहते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, या ऐसे पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, वो इस लेक्चर के ज़रिए से कुछ अहम नुकात हासिल कर सके। इससे पहले कि सवालात का सिलसिला दराज किया जाए, मैं मुनासिब और बेहतर समझता हूँ कि सर का एक शॉर्ट इंट्रो हमारे व्यूअर्स को मिल जाए, ताकि उन्हें एहसास हो कि कितनी अहम शख्सियत के साथ आज हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। सर बिलोंग करते हैं शहर कलकत्ता से, जो कि हिंदुस्तान का मारूफ शहर है, जहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज पाया जाता है, जिसने हिंदुस्तान की तरक्की में बड़ा ही अहम कारनामा अंजाम दिया है। साथ ही साथ उर्दू लिटरेचर को जो फ़रोग हासिल हुआ है मुल्क हिंदुस्तान में, उसमें भी फोर्ट विलियम कॉलेज का बड़ा ही गहरा रिश्ता रहा है। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने यहाँ पर रहकर उर्दू ज़बान व अदब को किस तरह से फ़रोग दिया था और उर्दू की तरवीज व इशाअत में अहम किरदार अदा किया था। तो सर हमारे शहर कलकत्ता ही से बिलोंग करते हैं। सर ने नेशनल लॉ कॉलेज से LLB किया है और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की है, और उसके बाद एज ए बैरिस्टर लंदन में अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। कई सालों की खिदमत अंजाम देने के बाद सर ने 2011 में यूपीएससी एग्ज़ाम की स्टडी का प्लान बनाया और 2012 में आपने एग्ज़ाम लिखा, और एक ही साल में सर ने एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। 2013 के IPS बैच से आपका ताल्लुक़ है। तो हम आज आपको सर से रूबरू करवाना चाहते हैं, ताकि सर हमारे कुछ सवालात के जवाबात दें और हमारे स्टूडेंट्स को आसानी हो। सर हम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये करना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये खिलजान होता है उनका बेस कमज़ोर होने की वजह से कि NCERT बुक्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? रहमान, NCERT एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे कि किसी भी सब्जेक्ट पर, ख़ास तौर से जो सब्जेक्ट स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं और जिनका ताल्लुक़ यूपीएससी के से भी सिलेबस के साथ है, एक बहुत बढ़िया बेस, एक बहुत बढ़िया फाउंडेशन बनाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हर सब्जेक्ट में NCERT पढ़ना क्या ज़रूरी है, और नॉर्मली जो कश्मकश रहती है स्टूडेंट्स की वो इसी बारे में रहती है। इसमें हमारा सुझाव यही रहेगा कि जो सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्कूल से ही उसकी बेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनमें यूपीएससी की तैयारी के दौरान स्टूडेंट डायरेक्टली एडवांस बुक्स के साथ शुरुआत कर सकता है। यूपीएससी के मेंस में नॉर्मली जो स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड रहता है किसी भी सब्जेक्ट में, वो बैचलर्स लेवल का रहता है, और जो रेकमेंडेड बुक्स रहते हैं वो भी बैचलर्स लेवल के, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के बुक्स रहते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट का सब्जेक्ट जो है, कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट, जैसे आप अगर उदाहरण ले लेते हैं इतिहास का, अगर इतिहास स्कूल से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और उसके ग्रेड्स अच्छे रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि NCERT की वैसी कोई ख़ास ज़रूरत है। वो डायरेक्टली एडवांस लेवल बुक से शुरू कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कुछ स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि स्कूल से ही उनके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जो कि किन्हीं वजह से वीक रहते हैं। वो साइंस हो सकता है, या ज्योग्राफी हो सकता है, या जैसा भी, या इकोनॉमिक्स हो सकता है। इन सब्जेक्ट्स में एक बेस बनाने के लिए, एक फाउंडेशन बनाने के लिए, एक नींव बनाने के लिए NCERT बहुत यूजफुल हो सकती है। तो सही स्ट्रैटेजी हमारे मुताबिक ये रहेगा कि आप पहले थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें और डिसाइड करें कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग हैं और कौन से सब्जेक्ट्स में वीक हैं। जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं शुरुआत से ही, उनमें एक बेस बना, एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने के लिए NCERT का आप यूज कर सकते हैं। शुक्रिया सर। इसी के साथ में एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे शहर से बिलोंग करते हैं या छोटी सिटी से उनका ताल्लुक़ है, वो मेट्रो सिटी का रुख नहीं कर पाते हैं,
और इस सूरत हाल में वो कोचिंग क्लासेस को नहीं ले पाते, चाहे तो उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन वीक है या सर्विस करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो उनका ये सोचना होता है कि जो कोचिंग क्लासेस है वो कट ऑफ लेवल को काफ़ी हाई कर देते हैं, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस सिलसिले में उनको अपने पढ़ाई के लिए कैसा मंसूबा बनाना चाहिए? हमारा ये मानना है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी प्रकार की इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25% तक आपके प्रिपरेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो कंट्रीब्यूशन क्या है? वो कंट्रीब्यूशन ये है कि वो आपके पढ़ाई को एक डिसिप्लिन, एक चैनल देता है और वो टेम्पो को बनाए रखता है। लेकिन उसको छोड़ करके किसी भी सब्जेक्ट को समझना, उसे ग्रहण करना, उसे रिवाइज करना और आपने जो ज्ञान प्राप्त की है उसके जरिए कन्विंसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव आंसर्स लिख पाना यूपीएससी में, ये आपके पर्सनल प्रिपरेशन का फंक्शन होता है। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रिपरेशन घर बैठे कहीं ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं एज कंपेयर टू किसी सिटी में खुद अकेले रह करके। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं लगता है उन्हें कोई डिसएडवांटेज होती है अगर वो पुणे या फिर दिल्ली में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। एक और एडवांटेज जो रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, खासतौर पे जब आप उन शहरों में रह रहे हैं जहां पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि दिल्ली या फिर पुणे, आपको एक माहौल मिल जाता है जिसमें कि आपकी एक फ्रेंड सर्कल, एक सोशल सर्कल रहती है जो कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो इनफॉर्मली भी बहुत एक प्रोग्रेस होते रहता है। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बाहर जा करके एक नया संसार बसाए दिल्ली या फिर पुणे में इस सर्कल को क्रिएट करने के लिए। मालेगांव जैसे शहर में भी हमें मालूम है कि हजारों बच्चे हैं जो कि बहुत सीरियसली, सिंसियरली यूपीएससी और एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो माहौल यहां पर भी बनाया जा सकता है। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इस शहर में ना हो, लेकिन जो एडवांटेजेस आपको मिल सकती है दिल्ली या फिर पुणे में, आप वही यहाँ पे भी रिक्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो कंट्रीब्यूशन रहता है आपके प्रिपरेशन में वो बहुत लिमिटेड रहता है, अल्टीमेटली आपके पढ़ाई पर निर्भर करता है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अटेंड करते हैं और फिर वहाँ के जो एग्जामिनेशंस रहते हैं उसमें अव्वल नंबर पे आते हैं या सेकंड नंबर पर आते हैं और उन्हें ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है कि यूपीएससी में भी वो बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन कंपटीशन सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, पूरे इंडिया के तकरीबन 10 लाख स्टूडेंट्स के साथ है और जिसमें से कि बहुत छोटा एक फ्रैक्शन ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जा पाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मालेगांव के जो बच्चे हैं, जो कि बहुत होनहार और बहुत एंथुजियास्टिक है सिविल सर्विसेज के बारे में, उन्हें कभी भी ये शंका या शुबा रहना चाहिए उनके जहन में कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में न हो पाने की वजह से कि वो किसी भी प्रकार के डिसएडवांटेज पे हैं। शुक्रिया सर। इसी तरह एक बड़ा अहम सवाल अक्सर पेरेंट्स के जहनों में घूमता है, जैसा कि अभी गुज़िश्ता 15 दिनों में औरंगाबाद के इस साल के यूपीएससी क्रैकर मोहम्मद नूर सिद्दीकी, हमने उनका लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने भी अपने लेक्चर में यही कहा कि जब मैंने पीजी में आकर डिसीजन लिया तो मुझसे यही कहा गया कि ये डिसीजन बचपन में लेना चाहिए या 11-12 में लेना चाहिए। पीजी में जाकर ये ग्रेजुएशन में जाने के बाद जो लोग लेते हैं वो इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते। तो क्या ये रियलिटी है कि हमें बचपन ही में ये डिसीजन लेना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि ये 100% गलत बात है। एक तो पहली बात ये है कि अगर आप किसी बच्चे के नज़रिए से देखते हैं, जब वो 5 साल या 6 साल या 10-12 साल के भी, हालांकि हम 21वीं सदी के भारत में हैं जहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर है, इस जनरेशन के बच्चे, तब भी हमें नहीं लगता है कि उस उम्र में वो मैच्योरिटी रहती है कि आप उसी उम्र में डिसाइड कर पाएं कि आपको किस करियर में जाना है और फिर एक हथकड़ी की तरह उस करियर के साथ बंध जाएं। जब तक आप तकरीबन 17, 18, 19 साल के नहीं हो पाते, हमें नहीं लगता है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास उतनी मैच्योरिटी रहती है कि वो डिसाइड कर पाए कि वो सही मायने में कौन से करियर में उसकी रुचि है और कौन से करियर के लिए उसके पास एक रूहानी स्किल्स है जाने के लिए।
तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अर्ली ये डिसाइड कर लेने के लिए कर लेने से कि मैं आगे चल करके कलेक्टर बनना चाहूँगा या एसपी बनना चाहूँगा या कमिश्नर बनना चाहूँगा, ये बिल्कुल ही गलत बात है। और बहुत बार इस प्रकार के जो डिसीशंस हैं वो बच्चों के खुद के नहीं होते हैं, बल्कि पेरेंट्स और एक पीयर ग्रुप या फिर फैमिली के थोपे हुए डिसीशंस रहते हैं, जो कि कभी भी मीठे फल में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि हर बच्चा को वो इंडिपेंडेंस रहना चाहिए कि जब तक वो कंप्लीटली मेंटली मैच्योर नहीं हो जाता है, समझ नहीं सकता है कि कलेक्टर या फिर एसपी करता क्या है, उसकी लाइफ किस प्रकार की होती है और उस लाइफ में उसकी जेन्युइन रुचि है कि नहीं, तब तक उसे कभी भी ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि उसे यूपीएससी देना है या नहीं। क्योंकि सिविल सर्विसेज सिर्फ लाल बत्ती और ग्लैमर और पावर के बारे में नहीं है, अल्टीमेटली ये सर्विस के जज्बा के बारे में है। और सर्विस भी मतलब जिस प्रकार से हम बॉलीवुड के मूवीज में देखते हैं सिंघम बनने के बारे में नहीं है। सालों महीने लगते हैं किसी भी प्रकार के चेंज को रियलाइज करने के लिए, और उसका एक प्रोसीडियर रहता है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो इसके लिए एक सही तरह का एक मेंटल बेंड होना चाहिए, जो कि बच्चा जब 17 से 25 साल की उम्र में रहता है तभी डिसाइड हो सकता है, नौजवान जब उस एज में रहे तभी डिसाइड हो सकता है। ज़्यादा अर्ली ये डिसाइड करने से मुझे लगता है कि बहुत हानि हो सकती है इनफैक्ट। शुक्रिया सर। इसी तरह एक रूमर्स बना हुआ है लैंग्वेज ऑफ आंसर के हवाले से। कुछ लोगों का ये मानना है कि इंग्लिश लेने पर इजीली एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, या हिंदी मीडियम लेना चाहिए, या लैंग्वेज ऑफ आंसर उर्दू लेना चाहिए। तो इस सिलसिले में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो मेरा यहाँ पर प्लस पॉइंट उर्दू है, यानी मैं उर्दू में ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करूँगा, सेंटेंस मेकिंग में मिस्टेक नहीं करूँगा। एज कम्पेयर टू इंग्लिश मेरी उर्दू मजबूत है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी मराठी लैंग्वेज कमज़ोर है। तो क्या स्ट्रेटेजी हो या क्या पॉइंट हो जिसके बेस पर हम आंसर ऑफ लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सके? यूपीएससी हमें लगता है एक लैंग्वेज न्यूट्रल एग्जाम है। इसमें हर कैंडिडेट को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो भारत के संविधान में जो लैंग्वेजेस प्रोवाइड किए गए हैं उनमें से कोई भी लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम दे सकता है। और हमें नहीं लगता है कि स्कोर्स में कोई खास अंतर पड़ती है, ये डिपेंड करते हुए कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज के प्रशासन में और ख़ास तौर से उस लेवल पर जिस लेवल पर आप प्रशासन में आते हैं, जब आप यूपीएससी में सक्सेसफुल होते हैं, या तो आप एसडीएम बन करके आते हैं या फिर आप डीवाईएसपी बन करके आते हैं आईएएस और आईपीएस में, या फिर अगर आप रेवेन्यू सर्विसेज में आ रहे हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर बन करके आ रहे हैं, फॉरेन सर्विसेज में आ रहे हैं तो थर्ड सेक्रेटरी बन करके आ रहे हैं वगैरह। उस लेवल पर इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि प्रशासन का एक बहुत अहम भाग हो सकता है इंग्लिश में हो। यूनियन के जो लॉज होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए। तो वर्किंग लैंग्वेज मतलब वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से आज के ज़माने में, जबकि भारतीय सिविल सर्वेंट्स सिर्फ भारत से सीमित नहीं रह करके बल्कि देश के बाहर भी बहुत काम कर रहे हैं, और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय संबंधित भी बहुत काम कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में एक वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश नेसेसरी है। लेकिन सिर्फ एंट्रेंस के लिए हमें नहीं लगता है कि अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज अगर कमज़ोर है तो आप वो लैंग्वेज ले सकते हैं जिसमें आप प्रोफिशिएंट हैं, और ये आपके मार्किंग पर कोई किसी भी प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ता है इसकी वजह से। शुक्रिया सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट के हवाले से भी स्टूडेंट्स जो है वो कश्मकश का शिकार रहते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल रिजल्ट पर, तो इस सिलसिले में ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें कौन सा लेना चाहिए जिसमें हम ज़्यादा स्कोर कर सकें? ऑप्शनल सब्जेक्ट का एकमात्र मैक्सिम ये है कि आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें आपको जेन्युइन रुचि हो। याद रखिएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी जो नॉलेज लेवल है वो एक हाई क्वालिटी बैचलर्स लेवल स्टूडेंट की होती है, और कुछ सब्जेक्ट्स में तो हो सकता है मास्टर्स लेवल तक का भी। तो अगर ये सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं है तो आपको 1 साल के अंतर्गत वो सब्जेक्ट पर इतना प्रभुत्व पाना पड़ता है जितना कि कोई रेगुलर कैंडिडेट 3 साल में कॉलेज में पाता है। और ये पॉसिबल नहीं है जब तक आप जेन्युइनली पैशनेट नहीं है उस सब्जेक्ट
के बारे में। तो ये फर्स्ट रूल होना चाहिए कि आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें आप कन्विंस्ड है कि आप रोज बैठकर 5 से 6 घंटे उसे पढ़ सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं कि वो उनके दिमाग में एक भ्रम रहता है कि कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हैं और उस सब्जेक्ट के होड़ में वो जाकर के वो सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर आपने अपने पड़ोसी को देख करके ज्योग्राफी ले लिया और उसे ज्योग्राफी में जेन्युइन इंटरेस्ट है और आपको नहीं है, तो आप चाहे भूगोल कितने ही बार पढ़ लें आपको याद नहीं होने वाला है, ना ही आप और कितने ही घंटे आप किताबों के साथ बैठ लें वो आपके बुद्धि में नहीं समाने वाला है। तो मेन क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऐसा है जो कि वो यूपीएससी में ले सकते हैं, मैं उन्हें अग्रसर करना चाहूँगा कि वो वही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेडिसिन हो, लॉ हो, एट्सेट्रा। तो इन सब्जेक्ट्स में अगर आप चूज करते हैं बिना उसमें बैकग्राउंड लिए तो एक डेफिनेट डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि आपके साथ वो स्टूडेंट्स कंपटीशन में है जो कि वो सब्जेक्ट 5 साल 6 साल तक पढ़ चुके हैं। शुक्रिया सर। सर, न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? न्यूज़पेपर्स या फिर करंट अफेयर्स बहुत लेवल्स पर यूपीएससी के लिए यूज़फुल होती है। एक तो वो आप में वो डिसिप्लिन बनाती है, दूसरा एक वो फाउंडेशन उससे बनता है जिससे कि आप दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसके बारे में आप अवेयर होते जाते हैं और एक कंडीशनिंग बन जाती है जिसमें कि आप सिर्फ अपने निजी जीवन के बारे में नहीं बल्कि एक मैक्रो लेवल पर, एक लार्जर लेवल पर सोचना और समझना सीखते हैं। न्यूज़पेपर्स के बारे में हमारा राय ये रहेगा कि बहुत डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक तरीके से उन्हें पढ़ना चाहिए। नॉर्मली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस हाईली रेकमेंडेड न्यूज़पेपर्स हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। हमने जो सिस्टम अपनाया था, बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं, हमारा ये कहना नहीं है कि यही सही सिस्टम है, लेकिन हमने जो सिस्टम अपनाया था वो ये था कि यूपीएससी की जो सिलेबस है उसे कई भाग में बांटा जा सकता है। करंट अफेयर्स सिलेबस जो है, इंटरनेशनल अफेयर्स, सोशल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स वगैरह वगैरह करके। तो हर दिन के न्यूज़पेपर को छानते समय जो आर्टिकल्स रहते थे उन्हें हम अलग अलग फाइल्स में डाला करते थे। फॉर एग्जांपल एक फाइल रहती थी इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में, तो जितने कटिंग्स उसके हैं वो हमने उसमें डाला। जितने कटिंग्स इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में हैं जो कि खासतौर से इंडिया से ताल्लुकात रखते हैं, हमने उसमें डाला। और या तो आर्टिकल्स को हाईलाइट करें या फिर साइड में मार्जिन में उनके बारे में नोट्स बनाएं। और फिर उसके बाद मिनिमम आप ये जो फाइल्स, जो डॉसियर्स आपके पास बन जाते हैं, उन्हें कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं उसके बाद वो जो नॉलेज आपको मिला है वो आपके दिमाग में तब तक सीमेंट नहीं होगा जब तक आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते। कुछ लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ब्रेनी होते हैं, तो उन्हें हो सकता है 2 ही रिविजन लगे, लेकिन वो आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस आर्टिकल में निकाला है वो बिल्कुल कॉन्क्रिटाइज हो जाने चाहिए आपके दिमाग में। सर, इसके ताल्लुक से डॉक्टर विकास दृष्टि के सीईओ है, उनका ये कहना है कि अब स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो रोज़ाना 2-4 घंटा न्यूज़पेपर या करंट अफेयर में देने के बजाय बहुत सारी मैगजीन्स है, जैसे कि कुरुक्षेत्र है, योजना है, दृष्टि है, द इकोनॉमिस्ट है और प्रतियोगिता दर्पण है, इसमें इन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का एनालिसिस पेश किया जाता है। तो एक शॉर्ट पीरियड में पूरे वीक का या पूरे मंथ का हम करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो क्या रोज़ाना इस तरह टाइम स्पेंड करना न्यूज़पेपर में ये ज़रूरी है? रहमान, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, ये एक मंत्र है जो कि आई थिंक लाइफ में तो अप्लाई करती है, डेफिनेटली यूपीएससी में बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है। न्यूज़पेपर्स जो है उन्हें समराइज करना एक तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपने ऑप्शंस बताए हैं वो भी किसी प्रकार के उन्हें सीव करके, माने उन्हें छान करके कुछ न्यूज़ निकाल करके आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी एडिटोरियल में टोटल 10 पॉइंट्स हैं और ये किसी मैगजीन में अगर उसका संक्षिप्त रूप निकला तो उसमें सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स आए, तो बाकी 7 पॉइंट्स तो आपके मिस हो गए टू बिगिन विद। दूसरी बात जो कि आपको ख्याल रखनी पड़ेगी, 10 के 10 पॉइंट्स अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो एग्जाम के दिन आपको 10 पॉइंट्स याद नहीं रहने वाले हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 पॉइंट्स याद रहेंगे। तो आप अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगी,
तो लेकिन आप अगर शुरू से ही समराइज्ड वर्जन पढ़ने वाले हैं तो आपको जो एग्जाम के दौरान याद रहेगी वो उससे भी ज्यादा कम रहने वाली है। और नेचुरली ये कंपेटिटिव प्रोसेस है। कोई और व्यक्ति जो कि एक्चुअली उसे जो न्यूज़पेपर को कवर टू कवर पढ़ रहा है, आप एक डेफिनेट डिसएडवांटेज पे हैं उसके लिए। दूसरी बात जो कि मैं कहना चाहूंगा कि यूपीएससी का जो पेपर सेटिंग रहता है वो बहुत स्ट्रेटेजिक रहता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज निकाले जाते हैं जो कि आम इंसान से हो सकता है मिस हो जाए। तो प्रेपरेशन के दौरान आपका अटेम्प्ट ये रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड कवर कर सकें। अब न्यूज़पेपर्स, अगर आप हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस ठीक से पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे न्यूज स्निपेट्स रहते हैं जिनमें कि हो सकता है बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन रहेगा, जो कि खासतौर से प्रीलिम्स में, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पे होता है, आपके लिए यूजफुल हो सकता है, जो कि हो सकता है वो समराइज्ड वर्जन में मिस हो जाए नेचुरली, क्योंकि वो एक समराइज्ड वर्जन है। तो ये जो छोटे इन्फो बिट्स हैं जो कि हो सकता है किसी भी समराइज वर्जन में मिस हो सकता है, वो सिंसियर न्यूज़पेपर रीडिंग में नहीं मिस होता है। और लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अल्टीमेटली एक प्रशासक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यू वांट टू बिकम अ लीडर। और आज अगर आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ने के लिए एक शॉर्टकट अपना रहे हैं फाइल्स के पढ़ने के लिए, तो कल को आप जब ऑफिस में बैठेंगे तो आप अपने फाइल्स को पूरा नहीं पढ़ करके आपके क्लर्क ने जो नोटिंग की है आप उसे ही पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव और अ हेल्दी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यू हैव टू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ। आपको खुद को देखना पड़ेगा कि मैं कल को जाकर के कलेक्टर या फिर एसपी बनने वाला हूं, और वो जो आदतें उस समय आपको प्रोफेशनली यूजफुल हैं वो आपको इसी समय से इनग्रेन करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हें परखा जाएगा इस एग्जाम प्रोसेस के दौरान। तो हमें नहीं लगता, इन कंक्लूजन मतलब हमें नहीं लगता है कि न्यूज़पेपर्स का कोई भी ऑल्टरनेटिव है या फिर कोई शॉर्टकट लिया जा सकता है। ये थे जनाब हर्ष पोद्दार साहब, जो यूपीएससी के हवाले से हमें गाइडेंस फराहम कर रहे थे। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि सर इस प्रोग्राम के हवाले से बड़े ही उत्साहित है, और बल्कि ये बड़ी बात है कि सर ने इस हफ्ते में हमें 2 मरतबा वक्त दिया है। साथ ही साथ आपके जहनों में कुछ क्वेरीज हो, कुछ सवाल हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुतला फरमाएं या हमें मेल करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ताकि अगले लेक्चर में उन तमाम सवालात के जवाबात हम सर से हासिल कर सकें। यहाँ पर लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं सर से पूछना चाहूँगा। सर, इस सिलसिले में ऐसे बहुत से कम खुश नसीब होते हैं जो 1 साल के पीरियड में यूपीएससी क्रैक कर पाते हैं। यूजुअली 2-3 अटैम्प्ट लोगों को दरकार होते हैं। तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी कि आपने 1 साल में एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया? हमारा मेन स्ट्रैटेजी ये था रहमान कि हमने कभी भी प्रेपरेशन के दौरान ये नहीं समझा या सोचा कि अगर हम यूपीएससी नहीं क्रैक करते हैं तो हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। आई वॉज वेरी लकी, बहुत फॉर्चुनेट थी बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स कि यूपीएससी अगर हमने नहीं भी क्लियर किया होता तो हमारे पास बैकअप ऑप्शंस थे, खासतौर से वकालत में, जिनमें कि हम जा सकते थे। तो बिल्कुल टेंशन फ्री तरीके से हमने यूपीएससी के लिए तैयारी की थी, और कभी भी दिमाग में हमने ये खलल नहीं था कि अगर ये एग्जाम क्रैक नहीं होता है तो फिर लाइफ का क्या होगा या फिर हमारी करियर खत्म हो जाएगी। और हमारा यही सुझाव रहेगा हर उस कैंडिडेट के लिए जो कि यूपीएससी के लिए इच्छुक है या फिर एमपीएससी के लिए इच्छुक है या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए इच्छुक है, अल्टीमेटली ये एग्जाम जो है इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसमें कि 99% लोग नहीं सिलेक्ट होने वाले हैं, और वो आपकी गलती के वजह से नहीं जरूरी है, किसी प्रकार के लक की वजह से, किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल वेगरी के वजह से हो सकता है आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। तो आपके पास एज अ गुड स्ट्रैटेजी हमेशा कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए, कोई करियर ऑल्टरनेटिव करियर प्लान होना चाहिए जिसमें कि आप जा सकते हैं। और 21वीं सदी के भारत में हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही एक रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है। अनडाउटेडली इसमें बहुत सारी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसको छोड़ करके स्काई इज द लिमिट, आसमान हद है जहां तक आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं अपने पढ़ाई और अपने मेहनत के बलबूते पर। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अगर यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं होती है तो फिर हमारे पास क्या होगा। ये जो डेस्परेशन, ये जो वरी रहता है, वो मेन किलर रहता है एग्जाम का। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी तालीम है और आप तैयार हैं किसी और भी सेक्टर में काम करने के लिए, आपकी रुचि है, तो ये एक ऑप्शन है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो और भी अच्छा, आप किसी और फील्ड में
हो सकता है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो ये मेन स्ट्रैटेजी है हमें लगता है, और टू बी टेंशन फ्री वाइल प्रिपेयरिंग, ये सक्सेस का मेन मंत्र है। सर, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान हर 2-4 महीने पे ये लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो हम ये मोटिवेशन कहाँ से लाए कि इसको कंटिन्यू कर सके? मालेगांव के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि आपको जब भी ये लगे, आप एडिशनल एसपी ऑफिस खुला है आपके लिए, आप इस दरवाजे के अंदर आएँ और आकर के हमारे साथ एक कप चाय पिए। ये इसलिए नहीं क्योंकि हमें लगता है कि हमें उन्हें बहुत ज्ञान देने की आवश्यकता है या फिर पोटेंशियल है, बल्कि इसलिए क्योंकि खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए अपने दिमाग में, अपने जहन में वो सपना, वो विजन दोहराते रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हर समय जब भी आपको ऐसा लगे कि ये आपसे नहीं होने वाला है, कुर्सी को साइड हटाइए, अपने किताबों को साइड रखिए और आंखें बंद करके सोचिए कि आप कलेक्टर या फिर एसपी के कुर्सी पर कैसे दिखेंगे। और जब वो विजन आपके दिमाग में आता है, आप देखेंगे कि खुद ब खुद आप में वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो मोटिवेशन खुद से आ जाएगी इस एग्ज़ाम में वापस लग जाने के लिए। तो मेनली आपको खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए हमें लगता है वो विजन आपको खुद पे दोहराना चाहिए। दूसरी बात जो है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं ये एग्ज़ाम, तो खुद पे ये बात दोहराइएगा, खुद से ये बात दोहराइएगा कि आप कितने लोगों को के जीवनों को, के लाइव्स को आप इम्पैक्ट कर सकते हैं अगर आप इस एग्जाम में सक्सीड करते हैं। हजारों लोगों, करोड़ों लोगों के लाइव्स को आप इम्पैक्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं अपने डिसीशंस के वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से, अपने एनर्जी और आइडियाज़ के वजह से। तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेशन आप में आ जाएगी। और जो इंडिविजुअल्स इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, वो किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं होते हैं। वो बिल्कुल, डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो समाज से ही आते हैं और हम लोग एज एवरेज एज एनीबडी एल्स होते हैं। सिर्फ ये है कि लक ने कहीं ना कहीं हमें फेवर किया है या फिर तकदीर ने कहीं ना कहीं हमें फेवर किया है। बहुत ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से लोग और बहुत ऑर्डिनरी मेंटल एबिलिटी से भी लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं और वही लोग क्रैक करते हैं। और तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन होने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक अच्छा इंसान होने की ज़रूरत है, आपको एक मेहनती इंसान होने की ज़रूरत है और आपको एक ऐसा इंसान होने की ज़रूरत है जो कि समाज और लोगों की सेवा कर सकता है। ये सेवा भावना मेन चीज़ है। शुक्रिया सर। ये थे शहर मालेगांव के एसपी साहब जो हमारे व्यूवर्स की गाइडेंस फराहम कर रहे थे। प्रोग्राम रूबरू और हमारी पूरी टीम के ज़रिए से मैं सर का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें देकर स्टूडेंट्स की रहबरी का फरीज़ा अंजाम दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।